नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। राहु से जुड़ी जानकारी मैं बहुत सारी दे चुका हूं अपनी पिछली वीडियो में, और बहुत सारे सूत्र मैं आपके लिए ला चुका हूं। बहुत सारे सूत्र मैंने जो अपनी स्टडी से जो लाल किताब को पढ़ के मैंने एकत्रित किए थे वो मैं वीडियो में डाल चुका हूं, और उम्मीद है आपने उन सूत्रों को पढ़ के फ़ायदा भी उठाया होगा। और राहु के जो मैं उपाय अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं वे उपाय भी करके आपने फ़ायदा उठाया होगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी राहु के खाना नंबर 6 के विषय में। आज हम बात करेंगे राहु के खाना नंबर 7 के विषय में। लेकिन फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि लगन भाव खाना नंबर 1 होता है। जहां पर लगन शब्द लिखा होता है कुंडली में, वह कुंडली का खाना नंबर 1 है। और वहां से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए खाना नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार खाने होते हैं। आप चित्र में भी देख लें एक बार, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आप देखें लगन भाव खाना नंबर 1 है। यहाँ पे अंक कोई भी हो सकता है। अंक यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लगन में जो अंक लिखा है वह खाना है। लगन में अगर 4 अंक लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि खाना नंबर 4 है। ये लगन कुंडली का खाना नंबर 1 ही रहेगा। और लाल किताब में खाना वाइज हम ग्रहों को देखते हैं, राशि वाइज नहीं देखते हैं। तो अब हमने देखना है लगन भाव से काउंटिंग करते हुए आप एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते जाएं और देखें कि आप खाना नंबर 7 में, यानी लगन से अगला खाना नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, अगर 7वें भाव में आपके राहु हैं तब क्या फल होगा, आज हम इस विषय में बात करेंगे। दोस्तों, खाना नंबर 7 कुंडली का बुध और शुक्र का खाना है। यानी खाना नंबर 7 के जो कारक ग्रह हैं, जो मलकियत है, वो बुध और शुक्र की है। और राहु खाना नंबर 7 में चांडाल कहा गया है। राहु को चांडाल होते हैं राहु खाना नंबर 7 में। और शुक्र का धुआं निकालने वाले कहा गया है। यानी शुक्र खाना नंबर 7 में चांडाल का फल देते हैं, शुक्र का धुआं निकालने वाले होते हैं, यानी गृहस्थ का धुआं निकाल देते हैं ये। और ख़ासकर अगर 21वें साल में शादी हो जाए या 21वें साल से पहले शादी हो जाए तब राहु का फल और भी बुरा मिलता है। और कई बार देखा है कि तलाक हो ही जाता है, और कई बार तलाक हो जाता है, और कई बार पति की मृत्यु भी होती हुई हमने देखी है, यदि राहु खाना नंबर 7 में हो और 21वें साल से पहले शादी हो जाए। राहु खाना नंबर 7 में हो तो एक बात तो अच्छी है कि यहाँ पे सूर्य का फल बुरा नहीं होता है, सूर्य का फल यहाँ पर अच्छा ही रहता है। और गरीबी का मारा ऐसा इंसान नहीं होता है, यानी उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ता है किसी व्यक्ति के सामने। और यदि बुध शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी हो कुंडली में तो राहु यहाँ पर शुभ फल देते हैं। यानी बुध शुक्र अगर 11वें भाव में बैठे हों या खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों तब राहु का फल शुभ रहता है, और बुध शुक्र का भी फल शुभ रहता है। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान में रखी जाए कि राहु खाना नंबर 7 में हो तो 21वें साल में या 21वें साल से पहले शादी कदापि न की जाए। दूसरी बात, राहु से संबंधित काम ना किया जाए, व्यापार ना किया जाए। यानी आप बिजली का काम ना करें, आप पुलिस विभाग का काम ना करें, आप जेल विभाग का काम ना करें यदि राहु आपके 7वें भाव में है। राहु अगर आपके 7वें भाव में है तो कुत्ता नहीं पालना चाहिए, ये एक विशेष बात है। यानी 7वें भाव में राहु हो तो कुत्ता नहीं रखना चाहिए, कुत्ते का फल यहाँ पे बुरा मिलता है। राहु खाना नंबर 7 में हो तो पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। पार्टनरशिप में अक्सर घाटा उठाना पड़ता है राहु 7 की वजह से, यदि राहु खाना नंबर 7 में है और अशुभ हालत में है। राहु खाना नंबर 7 में हो तो गृहस्थ का धुआं निकाल देते हैं, पत्नी की सेहत खराब रखते हैं, और लक्ष्मी धन का नाश करते हैं, धन की हानि करते हैं खाना नंबर 7 में राहु।
खाना नंबर 7 के राहु पति पत्नी के झगड़े का कारक भी होते हैं, तलाक का कारण बनते हैं खाना नंबर 7 में राहु। तो यदि खाना नंबर 7 में राहु हैं तो इनके अशुभ फल से बचने के लिए आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। और याद रहे, यदि आपकी बेटी, बहन या किसी मित्र या आप ही की कुंडली में राहु खाना नंबर 7 में है और आपकी उम्र अभी 21 नहीं हुई है या 21 से कम है या 21वां साल चल रहा है, तो शादी 21वें साल में कदापि ना करें या 21 साल से पहले बिल्कुल ना करें। और अगर लड़की की कुंडली में भी ऐसा है कि राहु खाना नंबर 7 में पड़े हुए हैं तो भी 21वें साल में लड़की की शादी करना बड़े ही अशुभ फल देता है। तो खाना नंबर 7 में राहु होने पर 21वें साल में शादी कदापि ना की जाए। खाना नंबर 7 के राहु भयानक कष्ट देते हैं। कई बार मैंने, जो मेरा अनुभव है, खाना नंबर 7 में राहु ऊपरी बाधा दे देते हैं पत्नी को, यानी पत्नी की सेहत यहाँ पर खराब देखी गई है। अक्सर पत्नी की सेहत खराब रहती है। यहाँ पे लाल किताब में भी लिखा है शुक्र का धुआं निकालने वाला। शुक्र कौन है? शुक्र पत्नी है। शुक्र क्या है? शुक्र लक्ष्मी यानी धन है। तो धन और पत्नी का यहाँ पे धुआं निकलता है, यानी उनकी सेहत की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। पत्नी की सेहत अक्सर ख़राब रहती है और अगर पत्नी की कुंडली में है तो पति की सेहत यहाँ पर ख़राब रहने लगती है और पार्टनरशिप यानी किसी भी तरह की पार्टनरशिप वहाँ पे अच्छी नहीं चलती है। पति पत्नी की भी पार्टनरशिप अच्छी नहीं चलती है यदि 21वें साल में शादी की जाए। अब मैंने फिर से आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि राहु के कार्य यहाँ ना किए जाए। और एक चीज़ और याद रख ली जाए कि शादी के बाद, शादी में आप दहेज में आप बिजली का सामान ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर शादी के बाद आप बिजली का सामान कोई भी ससुराल से लेते हैं तो भी वो बुरे फल का होगा। यानी ससुराल से कोई भी आप गिफ्ट आइटम बिजली की ना लें शादी के बाद। शादी में जो ले लिया है वो ले लिया है, उसका कोई बुरा फल नहीं होगा। लेकिन शादी के बाद यदि आप कोई राहु का सामान लेते हैं तो उसके अशुभ फल भुगतने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे उपाय क्या किया जाए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप, अगर आपकी कुंडली में राहु खाना नंबर 7 में है, तब आप एक कोई पीपा देखें, कोई लोहे का पीपा हो चलेगा, उसमें आप गंगा जल भरें या कोई बारिश का पानी भरें और चांदी के चौरस पीस उसमें 4 डाल लें और उसका ढक्कन लगा के कली का टांका लगवा के घर में रखें। एक तो ये उपाय हो सकता है। दूसरा, लड़की की, अगर लड़की की कुंडली में ऐसा है तो लड़की की कुंडली में हो चाहे लड़के की कुंडली में हो, ये उपाय एक ही तरीके से होगा। उपाय क्या है कि जब लड़की की शादी की जाए या लड़के की शादी की जाए तब लड़की के माता पिता कन्यादान में शुद्ध चांदी की कोई डली या कोई ईंट उस लड़की को कन्यादान स्वरूप दें, यानी दामाद को दें। अगर लड़की की शादी कर रहे हैं तो उसके जो माँ बाप में, लड़की के माँ बाप लड़के को, दामाद को अपने चांदी की ईंट दें और उस चांदी की ईंट या चांदी की डली को लड़का यानी दामाद अपनी पत्नी को यानी लक्ष्मी को सौंप दे। इससे आपके धन की हानि, जो धन के खराबी के जो प्रभाव हैं वो नहीं होंगे। सेकंड, यदि आपकी शादी 21वें साल से पहले हो गई है या 21वें साल में हो गई है, तब आप एक उपाय करें, एक चांदी की कोई कटोरी ले लें और उसमें एक चांदी का चौरस पीस या चांदी का कोई टुकड़ा डाल दें और गंगा जल भर के उसको घर के अंदर रखें। और याद रहे उसका गंगा जल सूखने ना पाए, उसमें आप वक्त पे आप गंगा जल डालते रहें। धन की हानि भी रुकेगी और गृहस्थ की जो अशांति है वो भी यहाँ पे ठीक हो जाएगी। यानी आपका अशांति जो घर में चल रही है, जो झगड़ा कलेश चल रहा है, वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा जब चांदी की कटोरी आप चौरस पीस डाल के घर के अंदर रखेंगे। चांदी की ईंट अपने घर के अंदर जो कन्यादान में जो मिली है उसको अगर आप घर के अंदर रखते हैं तो भी आप इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। यानी लड़के की शादी अगर हो रही है, राहु खाना नंबर 7 में है, तो पत्नी अपने माता पिता से, यानी कहने का मतलब है कि अगर लड़के की कुंडली में राहु खाना नंबर 7 में है तो लड़का ससुराल से
चांदी की कोई चीज़ ज़रूर ले जो कन्यादान में लड़की को दी जाए, वो चीज़ लें और अपनी पत्नी को दें और पत्नी उसको संभाल के घर के अंदर रखें। सेकंड, अगर लड़की की ही शादी की जा रही है तो भी लड़की के माता पिता चांदी की कोई चीज़, कोई शुद्ध चांदी की कोई ईंट भी हो सकती है, चांदी की कोई डली हो सकती है, चांदी की कोई गायें हो सकती हैं, वो दामाद को दें और दामाद उसको अपनी पत्नी को दे, पत्नी उसको संभाल के घर में रखे। और कोई परेशानी, अगर पत्नी की सेहत को लेके कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो ये चीज़ उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। यानी चांदी की चीज़ घर में पड़ी होगी तो पत्नी की सेहत भी ठीक रहेगी और जो धन की हानि की संभावना थी वो भी यहाँ पर नहीं होगी। एक चीज़ और यहाँ पे आप कर सकते हैं, साल में 2 या 3 बार चांदी के तांबे के 7 चौरस पीस वीरान सुनसान जगह में ज़मीन में दबा दिया करें, या ऐसी कच्ची ज़मीन में दबा दिया करें 7 चौरस पीस। साल में 3 बार आप ये कर सकते हैं। या शहद की शीशी भी आप वीराने में ज़मीन में दबा सकते हैं गड्ढा खोद के। और याद रहे, जब भी आप कोई दबाने वाला उपाय करें, जब मिट्टी में दबाने वाला कोई उपाय करें तो जिस चीज़ से आप मिट्टी को खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उस चीज़ को साथ में वापस लेकर नहीं जाना है, उसको वहीं पर फेंक देना है। ऐसा ना हो कि आपने गड्ढा खोदा और चीज़ को दबा दिया और उसके बाद वो सामान आप घर पे ले गए जिससे गड्ढा खोदा था, तो भी आपको इसके शुभ फल नहीं मिलेंगे, अशुभ फल ही मिलेंगे। दूसरी चीज़ है, जब भी आप गड्ढा खोद के कोई चीज़ दबा रहे हों तो उसको दबाने के बाद आप पीछे मुड़ कर ना देखें। जो दबा दिया बस वहाँ से निकल लें जितना जल्दी हो, वहाँ पर खड़े ना रहें, पीछे मुड़ के ना देखें। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। एक लाल किताब का जब भी आप कोई उपाय करें तो ध्यान रहे, सूर्यास्त के बाद आपने कोई उपाय नहीं करना है। उपाय सूर्योदय के बाद करें और सूर्यास्त से पहले पहले करें। और अगर बादल बहुत ज़्यादा हैं, अंधेरा जैसा हो गया, तब भी आप कोई भी राहु का उपाय या किसी भी ग्रह का उपाय आप ना करें। और हाँ, एक उपाय और यहाँ पे किया जा सकता है, 4 नारियल जल प्रवाह करें। किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, आप बुधवार के दिन कर सकते हैं, तो ये भी उपाय एक अच्छा है। और फिर से एक बार समझ लें कि यदि बुध और शुक्र 11वें भाव में या खाना नंबर 2 में पड़े हैं तो काफ़ी हद तक राहु का फल यहाँ पे बुरा नहीं मिलता है। या मंगल 12 भाव में पड़े हुए हैं, अगर कुंडली के 12वें भाव में मंगल पड़े हुए हों तो भी राहु का बुरा फल नहीं मिलता है। या साथ में मंगल आ जाएं तब भी काफ़ी हद तक जो है राहु के प्रभाव को मंगल कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन याद रहे, मंगल की डिग्री राहु की डिग्री के या तो बराबर हो या उससे ऊपर हो। राहु से ऊपर होनी चाहिए, उससे कम ना हो, तब मंगल राहु को कंट्रोल कर लेंगे। या 12वें भाव में भी मंगल स्ट्रॉन्ग हालत में बैठे हो तो भी राहु के फल को काफ़ी हद तक दबा देते हैं। तो राहु के फल को दबाने के लिए सप्तम भाव में मंगल को स्थापित किया जाता है। यानी शहद की शीशी दबाई जा सकती है, आप कांच की शहद की शीशी लें, उसको वीराने में दबाएं, या तांबे के 7 चौरस पीस दबाएं। एक चांदी की कटोरी में गंगा जल भर के उसमें चांदी का चौरस पीस रख के अपने घर के अंदर रखें। 4 नारियल जल प्रवाह करें। इनमें जो खास उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। यानी चांदी की कटोरी वाला उपाय तो आप करें ही करें, चौरस पीस डाल के अपने घर में रखें। वैसे ही भी आपके घर के अंदर सुख शांति लेकर आएगा ये चौरस पीस चांदी का, जो आप गंगा जल में रखेंगे सुख शांति रहेगी। गृहस्थ में जो खराबी आने की संभावना थी उसको वो रुकी रहेगी। पत्नी की सेहत में जो खराबी आ रही है या आने की संभावना है उससे भी बचाव होता रहेगा। कई बार देखा है कि राहु खाना नंबर 7 में हो तो शादी के बाद यदि लड़के की कुंडली में है तो पत्नी की सेहत खराब होने लगती है। लड़की पहले तो फूल की तरह होती है और बाद में शादी के बाद मुरझाए हुए फूल की तरह हो जाती है। रंग पहले उसका ग्लो करता हुआ होता है, गोरा रंग होता है, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं पत्नी का रंग काला पड़ जाता है, होठों का रंग काला पड़ जाता है और सेहत भी बहुत ख़राब रहने लगती है। तो राहु छाया ग्रह हैं, बात समझें कि राहु छाया ग्रह हैं और सप्तम भाव पत्नी का या पति का है। तो राहु जब सप्तम भाव शुक्र के घर में अपना वास करते हैं या रहते हैं तब राहु का प्रभाव शुक्र पर आने लगता है। और शुक्र कौन है? शुक्र आपकी पत्नी है या आपके पति हैं या आपकी धन की हालत है, यानी धन है, लक्ष्मी है। तो राहु का प्रभाव एक तरह से छाया का प्रभाव
पति या पत्नी पर देखा गया है, यानी ऊपरी बाधा होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनती है यदि सप्तम भाव में राहु हो। तो यदि आपको लगता है कि पत्नी की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, ठीक नहीं रह रही है और बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, या सर बहुत भारी रहता है, कंधे बहुत भारी रहते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, रंग सांवला सा होता चला गया है, तब आप हमें फ़ोन करके उनको चेक करवा सकते हैं। चेक करने पर आपको ये ज़रूर कंफर्म हो जाएगा कि इनको ऊपरी बाधा है या नहीं है। अगर होगी तो जब हम चेक करते हैं, चेक करने का तरीका बता दूं मैं आपको। आप घर के अंदर 4 या 5 अगरबत्तियां जलाएं और अगरबत्ती या कोई भी राख ले लें आप, ज़रूरी नहीं अगरबत्ती की राख हो, आप चूल्हे की राख ले सकते हैं, तंदूर की राख, कोई भी A to Z कोई भी चीज़ हो, स्वाद जिसका कुछ भी स्वाद ना आता हो, टेस्टलेस हो वो चीज़, ऐसा पाउडर जैसी कोई चीज़ ले लें। अगर कुछ भी नहीं है तो टेलकम पाउडर भी ले सकते हैं आप। तो वो लेकर आप फ़ोन करें और पहले उसको टेस्ट आप उसको देख लें, 2 4 5 बार आप उसको टेस्ट करके देख लें कि इसका स्वाद कुछ है तो नहीं, यानी फीका स्वाद आ रहा है इसका। उसके बाद आप हमें कॉल करें। तो यहाँ से हम कुछ मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करने के बाद यदि आप जिस चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं उसका स्वाद एकदम से बदल जाए, कड़वा हो जाए, खट्टा हो जाए, तीखा हो जाए, तो तब आप समझ जाएं कि ये राहु सप्तम भाव में ऊपरी बाधा को भी लेकर आ गए हैं। तो राहु का उपाय करने के साथ साथ ऊपरी बाधा का भी उपाय करें आप। ऐसा नहीं है कि आपने राहु का उपाय कर लिया तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राहु का उपाय करने के बाद अगर ऊपरी बाधा है तो ऊपरी बाधा का भी इलाज आप साथ साथ ज़रूर करें। और हम लोग जब उपाय करते हैं उस चीज़ का, मैंने बहुत लोगों को ठीक किया है। बहुत लोगों की कुंडलियों में जब मैंने सप्तम भाव में राहु देखा, या लगन में राहु देखा, या अष्टम भाव में राहु देखा, या कई बार पंचम भाव, नवम भाव या छठे भाव में राहु होने पर भी ऊपरी बाधा होने के योग बनते हैं। और जब हम उनको चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है इनको ऊपरी बाधा है। और मैंने बहुत सारे लोगों को आधे पौने घंटे में भी ठीक किया है। लेकिन देखना पड़ता है कि उसको कितने टाइम से ये समस्या है। अगर थोड़े टाइम की है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, और अगर लॉन्ग टाइम की है तो उसमें कई बार समय लगता है। और स्त्री की कुंडली में अगर 12वें भाव में भी राहु हो तो भी ऊपरी बाधा होने के योग बनते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ऊपरी बाधा का योग बनता है तो आप फ़ोन करके चेक करवा सकते हैं और अपने उपाय आप जो बताए गए हैं वो कर सकते हैं। और आपको यदि कुंडली देखने में किसी तरह की समस्या आ रही है तब आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। कुंडली दिखाने की जो फीस है आपको वो पे करना होता है। और याद रहे, आप कुंडली किसी को भी दिखाएं, चाहे उसको कुंडली का ज्ञान है या उसको ज्ञान नहीं है, यदि आपने कुंडली दिखाई है तो उनको उनकी कुंडली की फीस जो भी बनती है अवश्य दें। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आप कुंडली की फीस अवश्य दें, फ्री ना दिखाएं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो वो व्यक्ति आपके कर्म क्षेत्र को छेड़ता है, कर्म भाव को छेड़ता है आपके। यानी आप जो फल भुगत रहे हैं, जो आपकी लाइफ में हो रहा है, वो आपके पूर्व जन्मों का कर्म है। और जब कोई व्यक्ति आपके पूर्व जन्मों के कर्म को छेड़ता है, यानी आपको कोई उपाय बताता है, तो वो खुद तो उसके ग्रहों के प्रकोप का भागी बनने की उसकी भी संभावना बनती है। साथ ही साथ आपके भी ग्रहों का प्रभाव काफ़ी बढ़ जाता है जब फ्री आप कुंडली दिखाते हैं। यानी एक ऐसा इंसान जो आपके कर्म को छेड़ रहा है, आपके कर्म बदलने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर वाले ने जो आपको फल लिख कर भेजा है, जो कष्ट लिख कर भेजे हैं, उनका आपको उन बुरे प्रभाव से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना आए या आप ही के ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना आए, इसलिए आपको कुंडली फीस अवश्य देनी चाहिए। दूसरा कारण और है कि पुराने टाइम में भी जब पैसा नहीं चलता था, उस समय पे पैसे नहीं होते थे, लोग कुंडली दिखाने जाते थे तो वो कोई फल फूल लेकर जाते थे, कोई सब्जियां लेकर जाते थे, कोई फल लेकर जाते थे। तो पुरोहित जो पंडित जी होते थे, ज्योतिषी होते थे, उनको फल देके या कोई सब्जियां देके, जो उस समय में कीमती चीज़ होती थी, उनको देकर कुंडली दिखाया करते थे। और कहा गया है कि जब हम कुछ लेकर जाते हैं तो हम कुछ लेकर भी आते हैं। तो आप जब भी कुंडली दिखाएं
अपनी कुंडली किसी को भी दिखाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुंडली मुझे दिखाएं, आप किसी को भी दिखाएं, जो भी योग्य आपको पंडित दिखता हो आप उनको दिखाएं, तो उनको उनकी कुंडली की फीस अवश्य पे करें। ऐसा ना करें कि नहीं सर हमारे पास में तो कोई भी पैसा नहीं। हाँ, वो बात दूसरी है कि पंडित जी आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री आपकी कुंडली देख रहे हैं, तो भी आपका फ़र्ज ज़रूर बनता है कि उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर दी जाए। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आप अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करता हूं। तो आपको वीडियो पसंद आए इसके लिए मेरी कोशिश जारी है और हर बार मैं अच्छी जानकारी आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आगे की वीडियो के लिए फिर इंतज़ार करें, फिर मिलेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।